नमस्कार। राष्ट्रीय जनमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण कुमार दुबे। राष्ट्रीय जनमंच में बात स्वास्थ्य रक्षक की। क्या है स्वास्थ्य रक्षक और राष्ट्रीय जनमंच क्यों स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कर रहा है राष्ट्रीय जनमंच के माध्यम से, वो विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आपको जनता को इस युग में जब कोरोना काल का भयकाल पूरे विश्व में छाया हुआ है, ऐसे में स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम की भूमिका क्या होगी, क्या इसके बारे में होगा, यह सब विस्तार से हम अपने दर्शकों को राष्ट्रीय जनमंच से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उनको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम है क्या। स्वास्थ्य रक्षक के माध्यम से हम पूरे विश्व में एक अजब सी एक क्रांति लाना चाहते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, जिसमें लोग स्वस्थ भी होंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा। तो हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है जिसका मैं परिचय कराता हूं और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उन सबका मैं विस्तृत परिचय कराते जाऊंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा और सभी से हमें जानने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम से पूरे विश्व को, आम जनता को क्या फायदे मिल सकते हैं। तो पहला एक मैं परिचय करा देता हूं कि हमारे साथ डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, जो ब्रीदिंग थेरेपिस्ट हैं। वो बताएंगे कि स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम क्या है और ब्रीदिंग थेरेपी उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रखती है और कैसे लोगों को इससे उपचार मिल सकता है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वेद विनोद कुमार जी, जो योगाचार्य हैं और पंचगव्य चिकित्सक हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ गुलशन कोहली जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक्वा वाटर थेरेपी से हैं। खाली टच करेंगे और आपका दर्द दूर हो जाएगा। ये थेरेपी के एक बहुत बड़ी योग्यता उनके पास में है। उनसे हम जानेंगे कि स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के माध्यम से कैसे लोग उनसे जुड़े। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं तन्मय साहू जी जुड़े हुए हैं, जो आधुनिक वैकल्पिक चिकित्सक हैं। उनसे हम जानेंगे कि स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम में उनका योगदान क्या रहेगा। इसके अलावा हमारे साथ राजेश शुक्ला गर्ग साहब जुड़ चुके हैं, जो भी हमें ये बताएंगे, राजेश शुक्ला जी कि किस प्रकार से हम जो है आगे बढ़ करके हम लोग जो है ज्योतिषाचार्य हम राजेश शुक्ला जी हैं और वो बताएंगे कि ज्योतिष भी कितना ज्यादा ग्रहों का, नक्षत्रों का कितना योगदान रहता है लोगों के हेल्थ पर। इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी से, जो ब्रीदिंग थेरेपिस्ट हैं। उनसे मैं जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम जो राष्ट्रीय जनमंच ने शुरू किया है उसके बारे में डॉक्टर पीयूष आपके विचार क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। मैंने म्यूट। दुबे जी नमस्कार, धन्यवाद। सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा आभार। ये मंच बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और खासतौर से तब जब हम जानते हैं, ये बात देखते हैं बार बार कि डॉक्टरों के पास जाने से अक्सर हमको भटकाव मिलता है, जो हम ढूंढ रहे होते हैं वो नहीं मिलता, और इस एक से एक बढ़ के टेस्ट और उसके बाद फिर टेस्ट, और एक दवाई उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए दूसरी दवाई, फिर तीसरी दवाई, इसी तरह की श्रृंखला चलती चली जाती है। ये श्रृंखला हमने शुरू की थी क्लीनिंग थेरेपी की करीब 15 साल पहले, और ये मैंने किताबें लिखी हुई हैं। ये क्लीनिंग थेरेपी हिंदी में है और ये क्लीनिंग थेरेपी इंग्लिश में है, और ये सभी मेरी वेबसाइट पे पीडीएफ फॉर्म निःशुल्क अवेलेबल है, और मेरे वीडियो भी हैं। कंसेप्ट ये है कि बीमारियों का कारण कुक्ड फूड और पोल्यूशन है, और कुक्ड फूड और पोल्यूशन इतना ज्यादा हमारे अंदर भरा हुआ है कि हमें इसकी आदत पड़ गई है, और हम भूल गए हैं कि प्रकृति ने हमको ये व्यवस्था नहीं दी थी। प्रकृति ने तो ये कहा था, जंगल में रहो और कच्चा खाना खाओ। एक एक करके कई नियम किस तरीके से हमने तोड़े हैं आप भी जानते हैं। इन सभी नियमों को, टूटे हुए नियमों को हमने स्वीकार कर लिया, और हमने ये सोचना शुरू किया कि ये सब होने के बावजूद भी इन सब के साथ कैसे हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके चलते ये क्लीनिंग थेरेपी डेवलप हुई, और अब तो 2-2.5 लाख से ज्यादा भी लोग इसको प्रयास कर चुके हैं। रमेश पांडे जी भी हमारे साथ में, संजय जी भी साथ में हैं। ये बड़ी सिंपल है। इसमें ऑर्गन वाइज क्लीनिंग करते हैं। सबसे पहले हम किडनी क्लींस की बात करते हैं, फिर एसिडिटी क्लींस की बात करते हैं, फिर पैरासाइट क्लींस की बात करते हैं, फिर लिवर क्लींस की बात करते हैं, ज्वाइंट क्लींस की बात करते हैं, फैट क्लींस की बात करते हैं, लेडीज क्लींस की बात करते हैं, आई क्लींस, ईयर क्लींस, मतलब जो चाहिए साफ कर लीजिए। और ये कुल 28 क्लींस मेरी वेबसाइट पे हैं, जिनमें से 7 के ऊपर वीडियो हैं, और ये सारा का सारा इलाज सब कुछ घर बैठे होता है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर से संपर्क करने की भी जरूरत नहीं, सब आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, और ये काफी कम खर्चे पे होता है। खर्चा भी मतलब 200-400 रुपए की रेंज में। हाँ, एक चीज है, मेरी वेबसाइट पे दिए हुए निर्देशों को ठीक से पढ़ना पड़ता है,
बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं आपकी मदद करने के लिए। और हाँ, मैं किसी से कोई फीस नहीं लेता हूं, कोई डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करता हूं और कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता हूं। बस मजा आता है सेवा करने में, इसलिए ये करता हूं। सबसे पहले हम किडनी क्लींस की चर्चा करेंगे। किडनी क्लींस में हम भुट्टे के बाल, मक्के के बाल या पार्सली की पत्ती या धनिया की पत्ती या तरबूज के बीज, इनमें से किसी एक को उबाल के खाली उसका पानी पी लेते हैं, बस। और ये इलाज 2 दिन तक चलता है। इसके चलते किडनी की फंक्शनिंग बढ़ जाती है और हमारे शरीर में तमाम विजातीय तत्व जो पड़े हुए थे वो निकल जाते हैं। और कल्पना कीजिए, शरीर से जब जहर निकल जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। और ये होता है, और ये सबके साथ होता है और सबको अच्छा लगता है। तमाम छोटी बड़ी बीमारियां तो इतने से ठीक होने लग जाती हैं। मेरा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्लींस है एसिडिटी क्लींस। आप सभी जानते हैं शरीर में एसिड्स का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है और एसिडिटी से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं जो पहले कहीं भी नहीं थी, वो अब बार बार शरीर पे और मन पे दस्तक दे रही हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। कारण स्पष्ट है, जंगल की हवा अल्कलाइन, जंगल का पानी अल्कलाइन, शहर की हवा एसिडिक, शहर का पानी एसिडिक। इतना ही नहीं, खाने पीने में समोसे, बर्गर, पिज्जा, चाय, कॉफी, हर तरह की शराब, मांसाहार, सब कुछ एसिडिक है। ये सब तो प्रकृति ने कहा ही नहीं था। प्रकृति ने तो अल्कलाइन खाने की बात की थी, जो कि कच्ची हरी सब्जियों में मिलता है, ऑर्गेनिकली ग्रोन। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं सभी को हरी सब्जियों का जूस सुबह, दोपहर, शाम कम से कम एक हफ्ते के लिए लेना चाहिए, जिससे पता चले कि हाँ, ये भी एक इलाज है। मेरे बारे में सारी जानकारी मेरी वेबसाइट www.thetempleofhealing.org पे मिलती है। सभी कुछ निःशुल्क है। इसके अलावा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्लींस है लिवर क्लींस। ये मास्टर क्लींस है। मेरे 3 क्लेम हैं। पहला क्लेम ये है कि 90% हेल्थ प्रॉब्लम घर बैठे क्योर हो सकती हैं, बिना किसी विशेष खर्च के, बिना डॉक्टर को इन्वॉल्व किए। मेरा दूसरा क्लेम है कि लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इतनी जल्दी और इतनी आसानी से निकल जाता है। और मेरा तीसरा क्लेम है, इनफर्टाइल कपल में जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर कोई बड़ी एबनॉर्मलिटी नहीं है तो 100 डेज में वो नॉर्मली कंसीव कर लेते हैं, सिर्फ क्लीनिंग थेरेपी के जरिए। मैं एक बार फिर लिवर क्लींस के बारे में बता देता हूँ। लिवर क्लींस में हल्का खाना खाना होता है, 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाना होता है। शाम को 6 बजे एप्सम सॉल्ट की एक पुड़िया 20 ग्राम की, शाम को 8 बजे सेकेंड डोसेज एप्सम सॉल्ट की, रात को 10 बजे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 175 ml, सो जाना है। उसके बाद सुबह 6 बजे फिर एप्सम सॉल्ट, सुबह 8 बजे 75 ml ऑयल जूस मिला के, पहले वाला भी जूस मिला के था, और 10 बजे फिर एक एप्सम सॉल्ट की डोसेज। और अगले दिन सुबह जो डायरिया होता है उसमें फिजिकल फॉर्म में हरे रंग के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स निकलते हैं। जिनको गॉलब्लैडर स्टोन है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये इलाज बिल्कुल रामबाण है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वेबसाइट पे जाके लिवर क्लींस देखें और इसको करें और लाभ उठाएं। और समय की सीमा के अंदर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो पुस्तक लिखी है, एक बार वो और स्क्रीन पे दर्शकों को दिखा दें। हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग है, और वेबसाइट है thetempleofhealing.org। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपनी जो क्लीजिंग थेरेपी है इसके बारे में विस्तार से हम दर्शकों को, राष्ट्रीय जनमंच के समस्त कार्यकर्ताओं को, जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनको आपने विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय जनमंच के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो अब मैं इसके बाद मैं चलता हूँ डॉक्टर वेद विनोद जी के पास में, जो कि चूंकि रास्ते में है और गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं उनसे ही पूछता हूं कि उनका योगाचार्य के माध्यम, जो योगाचार्य हैं और पंचगव्य चिकित्सक भी हैं, तो डॉक्टर वेद विनोद कुमार जी से मैं जानना चाहता हूं कि योग के माध्यम से किस प्रकार से आप स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कैसे पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं दुबे जी और राष्ट्रीय जनमंच की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगा, जो उन्होंने एक ऐसा सुंदर प्रोग्राम रखा कि जिससे देश की बेरोजगारी भी खत्म हो रही है और लोग
अपनी जमा पूंजी को बचाकर स्वस्थ हो रहे हैं, बचाकर ना कि खर्च करके। तो अभी जैसे आपने कहा कि हम पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से कैसे लोगों को ठीक रखेंगे। देखिए, पंचगव्य चिकित्सा ये आयुर्वेद की बड़ी पुरानी पद्धति है। पहले गायें सामान्य तौर पे हमारे घरों में रहती थी, तो हम उसका गोमूत्र, घी, दूध और जो बाकी के गव्य होते थे उसको प्रयोग करते थे। सामान्य तौर पे जैसे किसी को स्किन की प्रॉब्लम हुई तो गाय का गोबर लगा लिया, बड़े बुजुर्गों ने बोला। कोई और प्रॉब्लम है तो गोमूत्र छान के पिला दिया, पंचगव्य में हमने उसका प्रयोग कर लिया। अब वर्तमान में उसके ऊपर शोध होके जो भी आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ थे उससे इसको लेके एक सामान्य पद्धति के तौर पे किया गया। अब मॉडर्न साइंस ने भी इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे जो मॉडर्न पेटेंट्स हैं इसके ऊपर हो चुके हैं, वो एंटी कैंसर के लिए, एंटी फंगल के लिए, एंटीबायोटिक के, बायो इनहेंसर के पेटेंट इसके ऊपर हैं। और ये बहुत ही सस्ती, सुंदर, सर्वसुलभ चिकित्सा है। कोई अगर गाय को अपने घर में रखेगा तो वो वैसे ही बीमार नहीं होगा। और बाकी जो गाय को नहीं घर में रख रहा या किसी किन्हीं कारणों से उसके सानिध्य में नहीं रह पा रहा, तो गाय के गव्यों को किसी भी रूप में प्रयोग करेगा तो स्वस्थ रहेगा। पहली बात तो ये कि अगर जो भोजन है, जैसे दूध का प्रयोग कोई भी कर रहा है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होगी। गाय का जो दूध होता है उसके अंदर एचडीएल हमारी बॉडी का ठीक रहता है, उसमें फैट कंटेंट बड़ा लो होता है सामान्य तौर पे जो देखने के अंदर आता है। तो हार्ट और लीवर से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। जो पेडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं वो भी इसके लिए गाय के दूध को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो गाय का घी होता है, जब उसको और किसी दूसरे घी के साथ एक टेम्परेचर पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि गाय का घी नॉर्मली पिंगला ही रहता है, यानी कि वो खाने के बावजूद भी हमारे अंदर एचडीएल को बढ़ाएगा, हमें स्वस्थ रखेगा, जो जॉइंट्स का लुब्रिकेशन है उसको ठीक रखता है, हमारी जो स्किन है वो बेसिकली ग्लो करती रहती है घी से। ठीक इसी तरीके से जब हमें संबंधित विकार होते हैं या कुछ हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो गोमूत्र को अगर छान को लिया जाए तो ये रेचक का काम भी करता है और हमारी शरीर की अग्नि को भी बढ़ाता है। पहले के समय के अंदर जितने भी आश्रम थे जहाँ पे योग साधनाएं की जाती थी, तो वो गाय के बिना अधूरी रहती थी। आज भी योग के सूत्रों में लिखा हुआ है, जो अच्छे योग शिक्षक हैं, जो गुरु लोग हैं, उन्होंने अपने आश्रमों में गाय की हुई है। अभी हमारे ज्ञानेंद्र भाई ने भी यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ब्याला एक आश्रम है, वहाँ बहुत उच्च किस्म के साधक रहते हैं, वहाँ गाय के सानिध्य में ही योग होता है। यानी कि एक समय के भोजन में सिर्फ गाय का दूध ही रहता है। तो आप इससे गाय का और योग का महत्व भी समझ सकते हैं। और जो योग है आज पूरी तरह से प्रचलित हो चुका है स्वस्थ रहने के लिए, वो तो एक आप ये मान के चलिए कि 1% है। बेसिकली योग तो शरीर को साध के आत्मा से जुड़ने की क्रिया है। वर्तमान स्थितियों में जो हमें जितने भी दोष पैदा हो रहे हैं वो सारे के सारे हम भाग दौड़ में, टेंशन में, चिंताओं में, जिससे हमारे शरीर के वात पित्त कफ असंतुलित होते जा रहे हैं। तो योग क्या कि उन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। जब शरीर आपका बैठना शुरू करता है तो आप धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में आते हैं, सहज होना शुरू होते हैं। जब आप सहज होते हैं तो आपका दिमाग भी उसी तरीके से संतुलन में आना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें भोजन का भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, बड़ा अहम महत्वपूर्ण कड़ी है भोजन भी इसके अंदर। तो जो सात्विक भोजन है, जो जहर मुक्त भोजन है, वो सिर्फ गाय के माध्यम से ही हमें उपलब्ध हो सकता है। और जो पंचगव्य चिकित्सा है वो वर्तमान परिस्थिति में भी और आने वाली परिस्थिति में भी देश का बहुत सारा पैसा बचाएगी, क्योंकि इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है। हानिप्रद चिकित्सा पद्धति है ये, और सामान्य तौर पे गाय के सानिध्य में रह के भी आप इसको वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चलिए समय का मैं ध्यान रखते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर वेद विनोद कुमार जी। आपने बहुत तन्मयता से और राष्ट्रीय जनमंच के लिए इतना समय निकाला, और योग के माध्यम से और पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से कैसे स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम से आदमी जुड़ सकता है, कैसे उपचार हो सकता है, ये विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय जनमंच से जुड़ने के लिए। अब मैं और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए, मैं उनके मैं परिचय करा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तन्मय साहू जी का मैं परिचय करा चुका था, उनका कैमरा बीच में ऑफ हो गया था, लेकिन जो है अब फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो एक बार मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, तन्मय साहू जी का भी। इसके अलावा हमारे साथ से सुधाकर मौर्य जी जुड़ गए हैं, जो निदेशक हैं लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट के, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं राष्ट्रीय जनमंच पर। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर आशीष कुमार दुबे जी जुड़े हैं, जो अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय जनमंच में। अब मैं चलता हूँ तन्मय साहू जी के पास में, और उनसे जानना चाहता हूं तन्मय जी से कि आधुनिक वैकल्पिक चिकित्सा कितना सहयोग करेगी, और कैसे जो है स्वास्थ्य रक्षक उसमें अपना कैरियर भी अपना सकता है, और कैसे जो है एक स्वास्थ्य लाभ भी पा सकता है। तन्मय साहू जी। हाँ बोलिए तन्मय साहू जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए, अपने को अनम्यूट कर लीजिए तन्मय जी।
चलिए, कुछ दिक्कत है, तन्मय जी से बात नहीं हो पा रही है, मैं दोबारा फिर उनसे जुड़ेंगे तो फिर उनकी बात लेंगे। अब मैं चलता हूँ सुधाकर मौर्य जी के पास में। सुधाकर मौर्य जी चूंकि निदेशक है लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट के, तो कैसे सुधाकर जी एक स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, जो और उससे क्या फायदा मिलेगा इस लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट के थ्रू? सभी को मेरा नमस्कार। दुबे जी, जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी और पिछली बार भी ट्रेनिंग में हमने बताया था लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट के बारे में, तो आज मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंपनी का नाम ही है लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट। मतलब हम लाइफ और उसकी सराउंडिंग को मैनेज करना सिखाते हैं। बेसिकली क्या है कि हम अपनी लाइफ के लिए जो भी डिसीजन लेते हैं उसका असर हमारी सराउंडिंग पे पड़ता है, और सराउंडिंग जो भी करते हैं, मतलब सराउंडिंग मतलब समाज या परिवार, उसको कोई भी एक्शन लेता है तो उसका असर हम पे भी पड़ता है, मतलब हमारी लाइफ पे पड़ता है। तो इन्हीं दोनों चीजों का जो सामंजस्य बिठाना है वही है लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट। इसमें हम बेसिकली 4 अलग-अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। एक है मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य और चौथा है पर्यावरणीय स्वास्थ्य। तो इन चारों स्वास्थ्य में मतलब अलग-अलग बीमारियां भी हैं और अलग-अलग प्रॉब्लम्स के और चैलेंजेस और अपराध सभी को मिक्स करके लिया गया है। एक बात हम सब मानते हैं कि तनाव हर किसी को है, चाहे वो एक चपरासी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। तनाव से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें तनाव देती ही देती हैं। तो जो अगर हम बात करें इन चारों सेक्टर्स की, तो इन चारों सेक्टर्स में भी हमने इसको 3 तरीके से करते हैं कि जैसे बीमारी के पहले, कि हमारा पहला तो टारगेट है कि हम बीमारियों के शिकार ही ना बने, ठीक है? दूसरा होता है कि अब बीमारियां हो गई हैं तो उससे हम कैसे जल्द से जल्द ठीक हो सकें, और तीसरा, ठीक होने के बाद हम फिर उन बीमारियों के शिकार ना बने या कोई और बीमारियां हमें ग्रसित ना हो। तो जो हम सबसे पहले बात करते हैं वो है मानसिक स्वास्थ्य की। तो आजकल मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा चैलेंज है। जनरली अगर आप लोगों में से किसी को भी अपने सर्कल में देखे होंगे जो मानसिक तौर पे बीमार हो जाते हैं, जैसे एक बीमारी है, एक कॉमन है डिप्रेशन। कुछ मानसिक बीमारियों के मैं नाम दे देता हूँ, जैसे गुस्सा आना, नींद ना आना, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, अपनी बात कह ना पाना, गलत और सही की पहचान न कर पाना, ये सारे मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हैं। और जनरली मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स का मेडिकल साइंस में बहुत ही लिमिटेड ट्रीटमेंट है। जैसे हमारे पास कई-कई पेशेंट आए हैं जो 25-25 सालों से दवाइयाँ खा रहे थे। तो इसमें मैंने जो प्रॉब्लम फेस की कि जैसे कि हम टेंशन में हैं, परेशान हैं, तो हमें नींद नहीं आती है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें नींद की गोली दे सकता है। लेकिन हमारी परेशानी की जड़ क्या है, इसके ऊपर कोई काम नहीं करता। तो लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट आपकी परेशानी की जड़ समझ के उसको सॉल्व करती है। तो हम अपने स्वास्थ्य रक्षक जो टीम होगी उनको यही सिखाएँगे कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम की या बीमारी की जड़ को समझिए। ये हो गया एक मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य की। दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य। आजकल आप देख रहे हैं हार्ट अटैक हर किसी को हो रहा है, डायबिटीज़ हर किसी को हो रही है, बहुत सारी बीमारियाँ सभी लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसमें भी हम 2 चीज़ें करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हम इन बीमारियों के शिकार ना बने। इसका रीज़न ये है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे असर करता है। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत और बैलेंस्ड हैं, तो हम शारीरिक रूप से भी बैलेंस रह सकते हैं, जल्दी बीमारियों के शिकार नहीं बिल्कुल, बनेंगे। लेकिन बिल्कुल। इन केस हम बीमार होते हैं, तो उसको हम जल्दी रिकवरी करें। एग्ज़ाम्पल कि कोई पेशेंट काफ़ी सीरियस है, डॉक्टर ने कहा है कि इसे ठीक होने के लिए 1 महीना लगेगा। लेकिन मैंने कहा ठीक है, सब सही है, तो डॉक्टरों की दवाइयाँ चलते रहें साथ में, और साथ में अगर ये थेरेपी दी जाए जो लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट ने बनाई है, तो 1 महीने तो वो की जगह वो बिल्कुल, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया बिल्कुल। शारीरिक स्वास्थ्य। तीसरा है, मुझे पता है दुबे जी समय कम है, बस 2 मिनट और 1 मिनट और ठीक, लूँगा। ठीक। कोई जी, बात। तीसरा जो है उसको हम आज तक किसी ने स्वास्थ्य नहीं देखा हो, जो सामाजिक स्वास्थ्य है उसको हम अपराध, पुलिस और कोर्ट का सब्जेक्ट है। जैसे कि घरेलू हिंसा हो गया, नशा हो गया, डिवोर्स हो गए, रेप हो गया, क्राइम हो गया, ये सारी चीज़ों को कोर्ट और पुलिस का सब्जेक्ट है, लीगल डिपार्टमेंट में है। लेकिन इसकी भी जड़ हमारे कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई है। तो आप सब देखते हैं कि घरेलू क्लेश की वजह से लोग मर्डर कर देते हैं, लोग नशा करते हैं, और इसी वजह से ही लोगों का बीपी हाई रह रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, घरेलू क्लेश की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। इसका भी सॉल्यूशन कुछ नहीं है, कोर्ट कचहरी के ही चक्कर हैं या पुलिस के हैं, और हम देख रहे हैं कितने सुसाइड हो रहे हैं, 90% की जड़ हमारे कहीं न कहीं इमोशंस ही हैं।
तो इसको भी कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये भी है। और चौथा सब्जेक्ट है जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य से रिलेटेड है, कि जब हम मानसिक तौर पे सही नहीं है तो हम पर्यावरण की भी परवाह नहीं करते। तो ये चारों अलग अलग सेक्टर्स हैं, लेकिन इन सब की जड़ एक ही है, और वही लाइफ एंड मानसिक। सराउंडिंग मैनेजमेंट में बताई जाएगी, जो कि है हमारी सोच, मेंटल हेल्थ, मानसिकता। आई जी, होप बहुत बहुत हम आगे धन्यवाद। काम करेंगे तो सभी को मिलेगा। सभी, आप बिल्कुल। सभी का आभार, धन्यवाद। आपका आपका भी खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी, आपने समय निकाला राष्ट्रीय जनमंच के लिए और विस्तार से बताया कि कैसे जो है इस थेरेपी के माध्यम से कैसे एक मानसिक विचारों में एक संशोधन करके उसमें बदलाव करके अपने को सेटिस्फेक्शन की लाइन पे जाकर के कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, अपने को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो सुधाकर मौर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय जनमंच के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ तन्मय साहू जी के पास में, क्योंकि तन्मय साहू जी से बात नहीं हो पा रही थी। तो आधुनिक वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में जानते हैं, ये किस प्रकार की चिकित्सा है तन्मय साहू जी? जी नमस्कार। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि एलोपैथी एक मॉडर्न और साइंटिफिक तरीका है, और दूसरे तरफ जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होते हैं, जिसमें आयुर्वेद, योगा, होम्योपैथी और बाकी रेकी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सारे आते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन की तरह अलग अलग चलते हैं, एक बिल्कुल साइंटिफिक है, दूसरा बिल्कुल ट्रेडिशनल है। तो अभी इसमें हम जो ट्रेडिशन के साथ साइंस को कैसे ला सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, जैसे आपका पहले क्वेश्चन था कि आधुनिकीकरण की जरूरत क्या है, कि हमारा शास्त्र इतना समृद्ध है, हजारों सालों से प्रूवन है ऑलरेडी, अब इसमें साइंस टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत क्या है। तो इसमें कुछ बातों के ऊपर हमको गौर करना चाहिए। पहली बात है कि ये सारे टेक्निक्स, ये सारे शास्त्र हजारों साल पहले लिखे गए थे। उस टाइम के एनवायरनमेंट कैसे थे, परिवेश कैसे थे, पर्यावरण तब बिल्कुल विशुद्ध हुआ करते थे। तब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, EMI या रेडिएशन, इसके समस्या नहीं होती थी। हमारे जो रोजमर्रा के काम होते थे उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क होते थे। हम लोग पढ़े हैं कि कुछ लोगों के पास 100 हाथियों का बल हुआ करते थे। लोग, जैसे अभी पीयूष सर ने बताया कि नेचर के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते थे। आजकल तो धूप भी नहीं मिल पाता है, लोगों का विटामिन डी डेफिशिएंसी होते हैं। पहले फूड ऑर्गेनिक ही होते थे, केमिकल्स कैसे होते थे लोगों को पता नहीं था। तो बोला जाता था कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर एट बे। तो एक सेब में इतने पोषक तत्व थे कि डॉक्टर से दूर रख सकते थे। लेकिन आजकल कम से कम 8-10 एप्पल होंगे तभी एक एप्पल के बराबर हो पाएंगे। हम में से कितने लोग हैं जो 8-10 एप्पल एक दिन में खा सकते हैं? अभी केमिकल्स, हमारे केमिकल इन्वेजन हम बोलते हैं, हमारे लाइफ में केमिकल हर तरीके से घुस चुके हैं। फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, कलर्स हैं। स्ट्रेस लेवल पहले के जमाने में होते नहीं थे, आजकल इतने ज्यादा हैं। और हम लोगों में से कितने लोग हैं जो घर में सिलबट्टा से ही मसाला पीसते हैं, फूड प्रोसेसर या मिक्सर ग्राइंडर यूज नहीं करते हैं? कितने लोग हैं जो मोटर व्हीकल यूज नहीं करते हैं, मोबाइल यूज नहीं करते हैं, टीवी यूज नहीं करते हैं? जब हम साइंस टेक्नोलॉजी को ये सब काम में ला सकते हैं, तो फिर हमारा स्वास्थ्य वाले क्षेत्र में क्यों नहीं ला सकते हैं? और जितने भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, ये माने जाते हैं कि ये बहुत स्लो काम करते हैं लेकिन इफेक्टिव होते हैं। ये जो स्लो काम करते हैं उसका जो धब्बा लग गया है, इसको हमको हटाना है। ये स्लो तभी ये लोगों में वाइड स्प्रेड हो पाएगा। रामदेव बाबा जी ने लाखों लोगों को डायबिटीज से मुक्त कर दिया है, फिर भी लोग क्यों नहीं योगा को अपना पा रहे हैं? क्योंकि ये स्लो होता है, इतना मेहनत वाला काम होता है, लोग करना नहीं चाह रहे हैं। इसको हम फास्ट कैसे कर सकते हैं? जब टेक्नोलॉजी इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कोई भी नेचुरल थेरेपी आप लेने जाएंगे वो इतने महंगे हैं। अब पंचकर्म करने जाएं, कोई ट्रीटमेंट लेने जाएं, जब थेरेपी आ जाता है तो थेरेपी में बहुत लेबर इंटेंसिव काम है, स्किल्ड लेबर है, तो खर्चा बहुत हो जाता है, आम आदमी वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जब मशीन उसके लिए यूज हो जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। मेरा तो सपना है कि महीने में 100, 200 या 500 रुपया में हम सर्विस दे पाए, तो महीने में उतना ही खर्चा होगा हेल्थ के ऊपर, उससे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। अवेलेबिलिटी, 1000 आदमी के पीछे कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आज, और वैकल्पिक चिकित्सा में कितने डॉक्टर हैं, और भी कम हो जाएंगे। और एक डॉक्टर को बनाने के लिए कम से कम 4 साल की डिग्री होना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 4 साल की कोर्स है, लेकिन वही ऑटोमोबाइल को अगर ड्राइव करना है तो 4 हफ्ते में कोई सीख सकता है। तो उसी तरह से जब मशीन हम
ले आएंगे, तो ये सारे मशीन्स को सीखना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मशीन का टेक्नोलॉजी रॉकेट साइंस हो सकता है, लेकिन उसको यूज करना बहुत आसान है। एफिशिएंसी हम लोग ला सकते हैं, एक सेशन में कितना टाइम लगता है और कितने नंबर ऑफ सेशन में कोई आदमी क्योर होता है। ये इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा है। जैसे मल्टीपल थेरेपी साइमल्टेनियसली काम करेंगे, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी, स्क्रैपिंग थेरेपी, पीईएमएफ, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्वांटम एनर्जी, नाड़ी का बैलेंसिंग, वात पित्त कफ का, 7 चक्र का बैलेंसिंग, पंच तत्व या 5 एलिमेंट्स का बैलेंसिंग, रेकी, होम्योपैथी, एरोमा थेरेपी, कलर थेरेपी, योगा, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से संभव है और बहुत तेजी से आपके ऊपर काम करते हैं। बहुत लोगों के लिए ये नया चीज होगा, तो हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे और ये कितना इफेक्टिव है हम दिखा सकते हैं। और एक बात बोला जाता है कि अगर बीमारी का डायग्नोसिस सही हो गया तो आप जंग आधा जीत लिए, आपको सिर्फ सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी 10 साल बीत गए, लेकिन पता चला कि हम तो ट्रीटमेंट कुछ कर रहे थे लेकिन बीमारी कुछ और निकल गया। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो डायग्नोसिस सिस्टम है ये सिम्टम बेस्ड है, लक्षण देख के हम बीमारी को पहचानते हैं। इसका मतलब क्या है कि बीमारी आ गया, उसके बाद हम उसके लक्षण देख रहे हैं और बीमारी को पहचान रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि बीमारी आने से पहले, लक्षण आने से पहले ही हम बीमारी को पहचान लें, ताकि बीमारी को अपने गेट में एंटर ही ना करने दें, वहीं से उसको भगा दें। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है टेक्नोलॉजी यूज करके। बिल्कुल। और बॉडी एंड माइंड जी, तो बॉडी एंड माइंड दोनों का साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट। जी सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी, मैं जानना चाहता हूँ और कोई विशेषता है इसकी कि बस इतने से ज्यादा फायदा हो सकता है इसी चीजों से? जी देखिए, हर तरीके से फायदा है। पहली बात है कि कम समय लगता है। एक पेन किलर आपको बॉडी में असर करके पेन घटाने के लिए आधा घंटे के समय लेता है, हम उससे और तेजी से पेन रिलीफ ला सकते हैं। जो बीमारी का डायग्नोसिस नहीं है एलोपैथी में, अस्थमा, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया, ये सब टाइनिटस, हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं और टाइम से पहले क्योर कर सकते हैं बहुत तेजी से। बिल्कुल तन्मय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय जनमंच से जुड़ने के लिए। आपने समय निकाला और विस्तार से बताया कि आधुनिक वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से लोग अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं और कैसे वो एक प्रकार से कहा जाए कि अपना आर्थिक लाभ भी पा सकते हैं, कैसे अपने लिए रोजगार भी उपलब्ध करा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ गुलशन कोहली जी के पास में, जो संस्थापक है एको वाटर्स थेरेपी के। सबसे पहले तो ये एको वाटर्स थेरेपी क्या है, ये आपसे समझना चाहेंगे गुलशन जी। जी नमस्कार। नमस्कार। हम राष्ट्रीय जनमंच का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सब भलाई का प्रोग्राम आम लोगों के लिए रखा। एक्यू टच थेरेपी नेचुरलोपैथी है, जिससे शरीर के किसी भी दर्द का इलाज 2 से 3 मिनट में किया जा सकता है। दर्द किसी भी कारण हो, कितना भी पुराना हो और किसी भी उम्र में हो, 2 से 3 मिनट में हम दर्द से राहत पा सकते हैं। दर्द सर्वाइकल का हो 2 मिनट में ठीक हो जाता है, हिप ज्वाइंट का हो, बैकबोन का हो, पैरालाइज का हो, ज्वाइंट पेन का हो, किसी चोट का हो, छट का हो, कैंसर का दर्द जो अति खतरनाक होता है, एक्यू टच थेरेपी से 2 मिनट में ही राहत मिल जाती है। हमने जो सर्च की, पैर के नेल से लेके सिर के बालों तक जितने भी रोग है, इस थेरेपी को 30 दिन से लेके 90 दिन करने पर एक भी रोग शरीर में नहीं रहता। हम पहले दिन ही रिपोर्ट्स करा लेते हैं। जैसे हम 40 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रिपोर्ट्स कराते हैं, तो कोई भी जो रोग है वो रिपोर्ट में नहीं आता। लेकिन हमारी एक टैगलाइन है, हम जो ट्रीटमेंट देते हैं सभी को जानकारी देते हैं, जो आपने भोजन खाना है, जो खाना खाना है, उसको दवाई की तरह खाओ, नहीं तो सारी उम्र दवाई खाने की तरह खानी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया अधरंग पे, गठिए पे, पोलियो पे,
ब्रेन हेमरेज पे इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जो जन्म से बच्चे सीपी का केस होते हैं, मसल वीक होते हैं, 2-3 साल पर होने के बाद भी वो चल फिर नहीं सकते, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ जाती है वो और कमजोर हो जाते हैं, जिसका WHO पे और पूरी दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं है। एक्यू टच थेरेपी में 40 दिन बाद जो पेशेंट क्योर होना शुरू हो जाता है और 3-4 महीने में कंप्लीट तंदुरुस्त हो जाता है। सबसे बढ़िया बात है, बहुत इजी है, हमने इसको बहुत सरल कर दिया है। इसको इलाज कराना भी सौखा है और सीखना भी सौखा है। हम जहां भी बिल्कुल। सेमिनार लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, उसको इतनी सरल तरीके से हम जानकारी देते हैं, लोग अपना भी इलाज कर सकते हैं, अपने परिवारों का भी इलाज कर सकते हैं और पूरे अपने गली का, मोहल्ले का, अपने एरिया को भी वो तंदुरुस्ती का तोहफा दे सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है, 2 मिनट में रिजल्ट है, जो कहीं भी नहीं है। और जिसको हम तुरंत रिजल्ट दे देते हैं, 2 मिनट में रिलीफ दे देते हैं, सभी लोग बीमार नहीं आते, उनको 50% मानसिक तौर पे जो संतुष्टि भी हो जाती है, जो मानसिक तौर पे ठीक हो जाता है, वो जल्दी डेवलप हो जाता है वो। शुक्रिया जी, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलशन कोहली जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताया। और मैं भी राष्ट्रीय जनमंच के जितने दर्शक देख रहे हैं राष्ट्रीय जनमंच को, अभी क्योंकि मैंने खुद का ने जो है एक मेरी बॉडी में पेन था, काफी दिनों से उसका दर्द था, लेकिन मुझे लगता है कि 10 से 20 सेकंड में एक थेरेपी जो उन्होंने टच थेरेपी जी, टच कर करके हल्का हल्का उसको मसाज दिया और वो वाकई में दर्द ठीक हो गया। तो मैं खुद इसका बहुत बड़ा एक अनुभव प्राप्त व्यक्ति हूँ। तो मैं भी यही कहूंगा कि आप राष्ट्रीय जनमंच का जो स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम है इससे सब लोग जुड़े और एक्यू वाटर थेरेपी है इसका लाभ उठाएं। गुलशन कोहली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय जनमंच के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तन्मय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा, और आपने जो समय निकाला और हमेशा आप हमसे ऐसे जुड़ते रहे आने वाले कार्यक्रमों में, ताकि लोगों को और जानकारी मिलती रहे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे साथ अब मैं चलता हूँ राजेश शुक्ला जी के पास में, जो ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम है इसमें ज्योतिषी का कहाँ तक योगदान रहेगा, ज्योतिष का। राजेश शुक्ला जी। जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए राजेश जी। ठीक है, तू सुना, सब बढ़िया है। हाँ अब आई थी आवाज। आप बोलिए, आप राजेश जी बोलिए, आई आवाज आप लोगों को। राजेश जी अपना ईयरफोन उसको निकाल के बोलिए आप एक बार। राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, ईयरफोन निकालिएगा आप अपना, ईयरफोन निकाल के वैसे बोलिए डायरेक्ट। राजेश जी से हम दोबारा संपर्क साधेंगे। अब मैं जी आवाज आई आपको राजेश जी? एक बार और प्रयास करते हैं राजेश शुक्ला जी से। राजेश शुक्ला जी आवाज आ रही है आपको? आशीष दुबे जी। जी नमस्कार। दुबे जी आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया, शायद बीच में आवाज नहीं आई, एक बार आप बताएंगे जरा क्या पूछा आपने? जी आशीष जी आवाज आई आपको अब? हाँ अभी आ रही है। जी आशीष जी मैं जानना ही चाहता हूं कि स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम में जो अल्टरनेटिव थेरेपी है वो कितना मायने रखती है? जी जी धन्यवाद दुबे जी। और मैं आप राष्ट्र जो 2 लोग हैं ना, 3 लोग, इनको पिक करना, इनको वो जो इस मंच पे मुझे बुलाया गया इसके लिए धन्यवाद। और मैं आपको अल्टरनेटिव थेरेपी के पहले कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि आज जो हम प्रैक्टिस करना जा रहे हैं या जो चीजें हम प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे कर रहे हैं,
इसकी जरूरत क्यों है, और ये जरूरत होने के साथ साथ कुछ इसमें जो इंक्लूजन है वो कैसे पूरा होता है। तो मैंने शुरुआत किया था तो मैंने सीधा सिर्फ डाइट डाइट प्रोसेस करता था, डाइट से लोगों को ट्रीटमेंट देता था, बट एक कॉम्पिटिटिव एंगल होना जरूरी था। तो अल्टरनेटिव में मैं काफी चीजों को एक साथ यूज करता हूँ, जहां जिसकी ज्यादा बेनिफिट है वहां पे उसको ज्यादा उपयोग करता हूँ, और इस तरीके से कुछ फॉर्मुलेशन तैयार हो जाते हैं कि ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करेगी, और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसके लिए इसका उपयोग करना चाहिए। तो शरीर में जनरली 2 चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। एक है करेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए, जो डिसीज का कारण है वहां पे कुछ करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है वो करेक्टिव होनी चाहिए वहां पे, और एक लॉन्ग टर्म हीलिंग प्रोसेस होना चाहिए जिसके वजह से आप वापस से ऐसे रोग पर नहीं जा सके या फिर और कोई रोग आपको ग्रस्त ना कर सके। तो ये करेक्टिव प्रोसेस में तो डाइट आप ठीक कर लो, लाइफस्टाइल ठीक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। पर जनरली क्या होता है कि आज के भाग-दौड़ और इस ज़िंदगी में ये बहुत मुश्किल है लोगों को कि इसको अडॉप्ट कर सकें, और इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उनको फास्ट रिलीफ मिले, ये मॉड्यूल चलाना भी बहुत आवश्यक होता है। तो मैं इसमें एडवांस सूचक का इस्तेमाल करता हूँ जिसमें डायग्नोसिस करने में बहुत इम्पोर्टेंस है कि आप डायग्नोस कर सको एक्चुअली कौन से एलिमेंट पे कहाँ पे क्या डिफेक्ट आया है, और अगर आपने परफेक्ट डायग्नोसिस पकड़ा है तो बहुत तेजी से इफेक्ट करता है ये एडवांस सूचक। इसके साथ मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी इस्तेमाल करता हूँ, और ये दोनों ही चीजें के कॉम्बिनेशन बहुत तेजी से काम कर जाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। इसके साथ डाइट देता हूँ, लाइफस्टाइल पे ज़रूर काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई पेशेंट आता है अगर उसे मैं डाइट और लाइफस्टाइल बताता हूँ, तो उस करेक्शन को लेने के बाद भी वो गलतियाँ करता है। उसका काम हो गया, वो ठीक हो गया, उस वो गलतियाँ तो कंटिन्यू होता है। पर यही जब रिपीट होता है या फिर नेक्स्ट टाइम किसी से कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्शन होने के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ समय जाने के बाद ये अपने नेचुरल लाइफस्टाइल को गेन करना शुरू करता है, क्योंकि काफ़ी बार जो चीज़ें सुनी जाती है उसके बारे में कुछ न कुछ प्रयास हो जाता है। तो ये जो अल्टीमेटली गोल है, जो नेचुरल मॉड्यूल है, इससे रिलेटेड, चाहे वो आधुनिक मशीन के ज़रिए जो भी हम कर रहे हैं, तो ये आधुनिक मशीन जो भी है, ये प्रोसेस तो वापस रिलेट कर रहा है एंशिएंट साइंस से। इसका पूरा रिलेशन जो है एंशिएंट साइंस से, क्योंकि आधुनिक मशीन जो बॉडी को डिफाइन जिस थियरी या जिस थियोलॉजी से आ रही है इसका, वहाँ पे बॉडी को डिफाइन करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोकेमिकल वेवलेंथ है। वेवलेंथ का मतलब होता है खाली एक फ्रीक्वेंसी या एक एनर्जी वेव्स। तो ये जब वेवलेंथ है तो ये तो हमारा आध्यात्मिक साइंस पहले से कह रहा है, जगत ऐसा कुछ हुआ है, ये जो भी है आत्मा का ही सार है सब। तो आत्मा तो देखा नहीं जा सकता, वो एक वेवलेंथ है। तो इस प्रकार से ये पूरी तरह से रिलेट करता है वापस से एनर्जी को, कॉन्शियसनेस को, और जिस कॉन्शियसनेस से जीने के साथ अपने आप ही बॉडी हील होती है। तो ये कॉन्शियसनेस पे ले जाना लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल होगा, क्योंकि इससे हमेशा के लिए उनको मुक्ति मिल जाती है कि वो बार-बार बीमार ना पड़े। और फास्ट इमीडिएट रिलीफ के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ मैं। एडवांस सूचक का हो गया, टच थेरेपी का हो गया, ज़ोन की हो गया, इसमें जितने भी मॉड्यूल होते हैं, 6 की मॉड्यूल है, सारी मॉड्यूल का इस्तेमाल करता हूँ। और मेडिटेशन और ये सारी चीज़ लॉन्ग टर्म हीलिंग प्रोसेस के लिए भी साथ में रखता हूँ। डाइट और लाइफस्टाइल मेरा मेन पार्ट है, जिसपे मैं एजुकेट करता हूँ, अवेयरनेस लाता हूँ, और लोगों को चाहता हूँ कि ये हमेशा के लिए अडॉप्ट करें, सो दैट हमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही ना पड़े। सिर्फ एक्सीडेंटल या सीवियर केसेस अगर कुछ हो तो बस वहीं पे उसकी ज़रूरत पड़े। धन्यवाद। करना चाहूंगा राजेश शुक्ला जी से, अगर राजेश जी की आवाज हमारे तक आ जाती है तो। राजेश शुक्ला जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ज्योतिषी के माध्यम से कैसे एक स्वास्थ्य रक्षक आगे बढ़ सकता है और कैसे अपना रोजगार पा सकता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। राजेश जी, बाकी आप लोगों को तो आवाज आ रही है ना मेरी? और जी आ रही है आपकी आवाज। राजेश जी की आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है। राजेश जी, मेरा मानना है कि आप अपना ईयरफोन एक बार उससे निकाल करके डायरेक्ट बोलिए कैमरे में। हाँ, आप बताइए। तो निकाल दीजिए। हाँ जी, राजेश जी आवाज आ रही है आपको?
राजेश जी आप बोलिए आप। राजेश शुक्ला जी से लगता बात नहीं हो पा रही है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। राजेश जी अब आप बोलिए। जी राजेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, जैसे ही जुड़ेंगे या जब कंफर्टेबल हो जाएगी आवाज तो फिर उनसे बात करेंगे हम। अब मैं पंकज सिंघल जी के पास चलते हैं, जो योगा ट्रेनर हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। उनसे जानना चाहता हूँ कि पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम जो चला रहा है राष्ट्रीय जनमंच, उसमें कैसे जो है आपका योगदान रहेगा और कैसे योगा और मेडिटेशन के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और एक प्रकार से कहा जाए वो स्वस्थ भी रहें। अपने को अनम्यूट कर लीजिए आप। नहीं नहीं, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। माइक ऑन कर लीजिए जो बोलते हैं। हाँ, आप बोलिए आप। आशीष जी आपको आवाज आ रही है पंकज जी की? जी जी, मुझे आवाज नहीं आ रही पंकज जी की। जी वो पंकज जी पंकज जी फिर आप अनम्यूट करिए अपने को। पंकज जी की आवाज नहीं आ रही हम लोगों तक के। चलिए एक बार पंकज जी जाए, पंकज जी आप ना एक बार फिर वो अनम्यूट करिए अपने को। आवाज नहीं आ रही पंकज जी की। कोई बात नहीं, चलिए फिर से दोबारा जुड़ने के ऊपर। पंकज जी आप एक अपने आप को विड्रॉ करके फिर से कनेक्ट हुई एक बार दोबारा। तब तक में योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी आवाज आ रही है अब आपको? राजेश जी का आवाज नहीं आ पा रही है राजेश जी की। चलिए एक बार राजेश जी आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। चलिए मैं किसान पुत्र जो स्वाम स्वदेशी जी हैं, हेलो। हाँ आप बोलिए। अब आप जो अब आप बोले थे ना तो आवाज आई थी राजेश जी। राजेश जी से कैसे संपर्क होगा फिर उनसे बात करेंगे। अब श्याम स्वदेशी जी के पास चलते हैं। श्याम जी आवाज आ रही है आपको मेरी? श्याम जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी हाँ चलिए आपकी आवाज आई जैसे पंकज जी और कर लिया जी। हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय जनमंच का, इसके बारे में आपके विचार क्या है और कैसे आप उसमें आपके माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं स्वदेशी प्रचार के माध्यम से या स्वदेशी चीजों को आगे लेकर के? जी जी जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय जनमंच का, जिसने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। तो स्वदेशी के माध्यम से, स्वदेशी चिकित्सा के माध्यम से हमें इस राष्ट्र की जो जनता है उसके पास जाना है, उसको बचाना है। स्वदेशी का जो अर्थ भाई राजीव जी ने बताया, वो उन्होंने बताया कि जो हमारे गांव में, हमारे आसपास जितनी भी बहुमूल्य वनस्पतियां हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं या हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में लोगों को बताना है। किस तरीके से नीम है, किस तरह से हमारे जो रसोई घर है उसको हमारे पुराने शास्त्रों में पुराने पूर्वजों ने उसे बताया। यह औषधालय है। इन औषधियों के माध्यम से धनिया है, जीरा है, हींग है, इत्यादि ऐसी अनेक प्रकार की औषधियां जो हमारे रसोई घर में हैं, उनके एक विशेष प्रकार का मिश्रण बनाकर हम लोगों को स्वस्थ कर सकें। और इन सारी चीजों को, जिन्हें
हमें बताया जाता है कि ये दादी नानी के नुस्खे हैं, ये लोगों के बीच में जाएं और लोग अधिक से अधिक स्वस्थ रहें। ये प्रयास हम लगातार एक लंबे समय से कर रहे हैं और लोगों को निरंतर जागरूक कर रहे हैं कि आप ये छोटे छोटे जो फॉर्मूला हैं इनको अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ रहें, ताकि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जब स्वस्थ होंगे तभी राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हम अपने ही रोगों में लगे रहेंगे। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल श्याम जी, आपने बहुत अच्छी सटीक बात कही कि और आज भी हम लोग देखते हैं कि घरों में जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उनका वाकई में एक समय का ही इंतजार किया जा सकता है उनको ठीक करने के लिए, और दूसरे जो दादी नानी के जो पुराने नुस्खे होते थे उनके माध्यम से आगे बढ़ सकते थे। तो और वही नुस्खे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों ने घर में अख्तियार करते हुए हल्दी पी करके और शहद और इन सबको मिला करके अपना जो मॉर्निंग में काढ़ा बनाया, उससे कम से कम कोरोना में भी काफी लोगों ने अपने आप को सर्दी जुकाम से दूर रखा। तो श्याम जी, आप अच्छा, इसमें दो चीजें मैं एक आपसे जानना चाहूंगा खाली कि एक जो स्वास्थ्य रक्षक हमसे जुड़ेंगे उनको आप स्वास्थ्य लाभ के साथ आर्थिक लाभ कैसे मिल पाएगा, ये थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी 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 बिल्कुल। हमें आर्थिक लाभ के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कौन सी बहुमूल्य औषधियां हैं। जैसे नीम है, तो नीम की जो फल आता है जिसे हम निम्बोली बोलते हैं, तो ये लगभग पूरे भारतवर्ष में हर जगह नीम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और जुलाई अगस्त के माह में ये फल जो होता है निमोली, इसको एकत्रित किया जा सकता है, उसका तेल निकाला जा सकता है, उसकी जो खली है उसका प्रयोग किया जा सकता है, और एक बहुत बड़े लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, बहुत ऊंचे लेवल पर हम इसको बेचकर धन कमा सकते हैं। दूसरा, जैसे तुलसी है, तुलसी प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितनी उपयोगी है, इसका गुणगान सुबह से शाम तक किया जाए तो भी पूरा नहीं हो सकता है। तो उसका जो उसके जो पंचांग हैं उनका हम रस निकाल सकते हैं, उनको स्टोर करके अपने क्षेत्र में और आगे भी बढ़ा सकते हैं और खूब धन लाभ कमाया जा सकता है। वो मैं एक लंबे समय से कमा रहा हूं और कोई भी कमा सकता है अपना आत्मनिर्भर बनके। धन्यवाद। चलिए बहुत बड़ी बात है। देखिए बहुत लोग तो अपना धन छुपाते हैं, आप तो कम से कम खुल के कह रहे हैं कि भाई मैं कमा रहा हूं, आप भी कमाइए, यानी कि स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम से जुड़ते रहिए और अपने को स्वस्थ भी रखिए और आर्थिक लाभ भी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्याम स्वदेशी जी, राष्ट्रीय जनमंच में अपने विचार रखने के लिए। अब एक बार मैं फिर से पंकज जी के पास चलता हूँ। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी, और अगर मुझे सुन पा रहे हो तो? हाँ जी, अब आपकी आवाज मुझे भी आ रही है। पंकज जी, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपकी जो थेरेपी है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, आप इसके विशेषज्ञ हैं, वो किस प्रकार से स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम जो राष्ट्रीय जनमंच का है उसमें अपना योगदान देगी और कैसे उससे लोग जुड़ करके स्वास्थ्य लाभ भी पा सकते हैं और आर्थिक लाभ भी? पंकज जी। जी 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 धन्यवाद। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एक नॉन कन्वेंशनल गैर पारंपरिक विधि है स्वास्थ्य अभिचिकित्सा की, जो पिछले 3-4 दशकों से लोकप्रिय हो रही है। 1970 के दशक से अमेरिका के जो 2 मनोचिकित्सकों ने इस पे काम करना शुरू किया और अब काफी इसका प्रसार प्रचार हिंदुस्तान में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। तो ये विशेष रूप से इसका बेसिक थ्योरी ये है कि जो हमारा शरीर है वो बड़ी एक शानदार मशीन है। दुनिया का शायद सबसे शानदार कंप्यूटर हमारा शरीर है, मशीन हमारा शरीर है। और हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, करीब 40 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स होते हैं, करीब 80 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे शरीर में इंफॉर्मेशंस जो हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, छूते हैं या चखते हैं या सूंघते हैं, उस सब प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में जमा होती रहती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक न्यूरॉन की जो कैपेसिटी है वो 80 GB से भी ज्यादा है स्टोर करने की, मेमोरी स्टोर करने की। और ऐसे 80 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं। उन न्यूरॉन्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है, उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमारे जो सेल्स, बॉडी सेल्स हैं, वो एक्ट करते हैं और हर सेल की अपनी विजडम होती है। तो इन इन्फॉर्मेशन को जो हम रिसीव करते हैं बाहर से, इन इन्फॉर्मेशन से हमारे शरीर के अंदर एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। उस सॉफ्टवेयर के बेस पे हमारा शरीर एक्ट करता है और हमारी हेल्थ को डिसाइड करता है, हमारे उसके अलावा सारे जीवनचर्या को डिसाइड करता है। इस इंफॉर्मेशन को अगर हम इस प्रोग्रामिंग को अगर हम चेंज कर सकें, इसको हमें क्या रिसीव करना है, क्या डिलीट करना है, इसको अगर हम ठीक से मैनेज कर सकें, तो हम
सारी उम्र स्वस्थ रह सकते हैं बिना किसी दवाई के, ये इसके अंतर्गत है। और स्वास्थ्य के अलावा भी हम अपने जीवन को और भी एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। तो बेसिक इसकी थ्योरी यही है कि हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे करें, कैसे करें, तो इसके साइंटिफिक मेथड हैं। जो फालतू चीजें हैं उनको हम कैसे डिलीट करें, और जो हमारे लिए जीवन में उपयोगी चीजें हैं उनको हम कैसे स्टोर करके रखें, उनको हम कैसे रिसीव करें। तो ये ऐसी एक थेरेपी है जो सिंपली एक मेडिटेशन के बेस पे काम करती है। एक सबकॉन्शियस को कैसे रीइम्प्रिंट करें और कैसे हम उसके माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करें कि वो एक अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन व्यक्ति जी सके, ये एनएलपी है। चलिए बिल्कुल जी, बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। जी धन्यवाद जी। जी, और पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस राष्ट्रीय जनमंच के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब एक बार और मैं फिर जो है चलता हूँ राजेश शुक्ला जी के पास में और उनसे जानना चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य रख सकते हैं ताकि आप स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम से जुड़े और अपने आप को जो है स्वस्थ भी रखें और आर्थिक लाभ भी पहुंचाएं। राजेश शुक्ला जी। राजेश शुक्ला जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नहीं आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है? राजेश जी आ रही है। राजेश जी बोलिए, आ रही है। आ रही है ना? हाँ जी हाँ, जी बताइए। तो आवाज धीरे जी धीरे आप आएगी। बोलिए, आ रही है आवाज। लैपटॉप का ही माइक है, मेरा ईयरफोन काम ठीक से नहीं कर रहा है। ये लैपटॉप का ही माइक है, मेरा ईयरफोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जितनी आवाज आ रही है उतनी ही आएगी। बोलूं? बोलिए बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ क्लियर है जी। तो ज्योतिष चिकित्सा में हमारी हर तरह से मदद कर सकता है। सभी आयुर्वेद के क्लासिक ग्रंथों में आचार्यों ने ज्योतिष का जिक्र किया है और ज्योतिष के हिसाब से मेडिसिन देना, औषधियों को लेना और रोगों का डायग्नोसिस करना, ये प्राचीन समय से विधा रही है ज्योतिषियों की। ज्योतिषियों के पास कोई बाहरी यंत्र तो था नहीं, तो उन लोगों ने बहुत तत्वों के आधार पर, राशियों के तत्वों के आधार पर, ग्रहों के तत्वों के आधार पर रोगों का डायग्नोसिस करना, औषधियों को देना, औषधियों के निर्माण का भी के समय भी ज्योतिष का उन्होंने प्रयोग किया था। तो ज्योतिष के साथ बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि प्राचीन ग्रंथों में ये जिक्र है कि कफ जो है, कफ का जो समय है रात्रि में पैदा होता है, सुबह 11 बजे तक कफ रहता है, 11 बजे तक, उसके बाद धीरे धीरे कफ का उपशम होने लगता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो राशियां उदित होती हैं, जिनका ये स्वभाव है, उन राशियों के हिसाब से उनकी उत्पत्ति होती है, वो बहुत तेज होती हैं फिर, और उसी के हिसाब से उनका उपशम होता है। तो इस प्रकार से यदि जातक की जन्म कुंडली का तरीके से अध्ययन किया जाए, उसके लग्न का तरीके से अध्ययन किया जाए, उसके रोग भाव का तरीके से अध्ययन किया जाए, तो किसी भी रोग को हम डायग्नोज कर सकते हैं। मसलन आप लीजिए, एक छोटा सा ही कोई रोग ले लेते हैं। जैसे आचार्य कहते हैं एक ग्रंथ में कि हेमंते चीयते श्लेष्मा वसंते च प्रकुप्यति, कि हेमंत ऋतु में कफ रात्रि के समय में पैदा होता है, दोपहर के समय तक बहुत तेजी से वो बढ़ता है और शाम होते होते वो कम हो जाता है। ये जो 3 समय है, इन 3 समयों में 3 तरह की राशियों का उदय होता है, जो कफ की प्रकृति की राशियां हैं। जब ये कहते हैं कि बसंते च प्रकुप्यति, कि बसंत ऋतु में इसका प्रकोप बढ़ जाता है कफ का, तो बसंत ऋतु को 2 राशियां रूल करती हैं।
कुंभ राशि रूल करती है और मीन राशि उसका रूलर है। तो उन दोनों की प्रकृति ऐसी है, तो जब वो प्रकृति जो राशियां उदित होती हैं उस समय कफ का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो जब हम कोई औषधि देंगे रोगी को तो ज्योतिष के चीजों का हमें ध्यान रखना होगा कि किस समय हम पर्टिकुलर औषधि दें तो उसका निदान संभव है। यदि कोई बहुत बड़ा रोग भी है, ऐसा भी रोग हो, उस रोग के को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए इन उपायों का, ज्योतिष के सिद्धांतों का उपयोग ज्योतिष आयुर्वेद कर सकता है। प्राचीन समय से आयुर्वेद इसका उपयोग करते रहे हैं, क्योंकि सभी क्लासिक ग्रंथों में ज्योतिष का भरपूर जिक्र है। तमाम गुह्य जो रोग हैं उन रोगों के बावजूद भी ज्योतिष का आचार्यों ने बहुत जिक्र किया है। तो इस प्रकार से ज्योतिष को हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और रोगों का निदान कर सकते हैं और जातक को और रोगी को ठीक कर सकते हैं। और इसका विशेष रूप से तो तभी जब क्लास कोई ऐसी हो जहां पर विशेष रूप से उन्हें समझाया जाए, बताया जाए। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं कि पर्टिकुलर एक राशि 6th हाउस में है। मान लीजिए कि 6th हाउस में कन्या राशि है, तो छठा भाव जातक के या रोगी के जन्म कुंडली का रोग भाव होता है, ठीक है, और छठा भाव उसका उदर है, पेट में होता है। तो उस पर्टिकुलर राशि के जितने नक्षत्र हैं, उसके जितने रूलर हैं, शासक ग्रह हैं, उन ग्रहों का उस पर्टिकुलर भाव पर उसका प्रकोप है, उसका प्रभाव है। तो मान लीजिए कि पेट से संबंधित कोई जलीय रोग पैदा हो गया, जातक को जल से संबंधित कोई रोग पैदा होगा, तो सीधी बात है कि कन्या राशि में हस्त नक्षत्र चंद्रमा द्वारा शासित नक्षत्र है। तो चंद्रमा द्वारा शासित नक्षत्र है तो चंद्रमा जल का ग्रह है, तो यानी सीधी बात है कि उस पर्टिकुलर रोग में उसका कोई ना कोई योगदान होगा। उस राशि का भी योगदान होगा। कन्या राशि का स्वामी बुध है तो उसका भी योगदान होगा। तो इस प्रकार से किसी भी रोग से संबंधित, चाहे वो पेट का रोग हो या दिमाग का रोग हो या आंख का रोग हो या शरीर के किसी भी अंग में वो रोग हो, उसको बहुत आसानी के साथ आप डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक विस्तृत अध्ययन करने की जरूरत होती है। प्राचीन समय में जो औषधि देने वाले और वैशेषकार हुआ करते थे, तो उनको ज्योतिष का बहुत गहन अध्यावसाय होता था, गहन ज्ञान होता था, तो उनको बाहरी उपकरणों की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। पर्टिकुलर औषधि भी, किसी भी रोग से संबंधित कोई भी औषधि है, उस औषधि का जन्म भी पर्टिकुलर नक्षत्र में ही होता है, उस पर्टिकुलर नक्षत्र में ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो सीधी बात है कि जिस नक्षत्र में उसकी उत्पत्ति होती है, जिस राशि के उदय के समय उसकी उत्पत्ति होती है, उस राशि से उसका गहरा संबंध है। तो इन सब चीजों को बहुत गहन तरीके से यदि देखा जाएगा तो आयुर्वेद के डॉक्टर रोगों का निदान अच्छे से कर सकते हैं और ज्योतिष बहुत ही उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कभी यदि क्लासेस होते हैं तो क्लासेस में विस्तार से इसकी चर्चा की जा सकती है, 4-5 मिनट में क्या चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए नहीं, आपके साथ फिर बैठेंगे एक ज्योतिष पे ही, हम लोग 2-3 लोग बैठ करके अच्छा सा कार्यक्रम करेंगे कि स्वास्थ्य रक्षा काम नहीं कर रहा था तो आवाज नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, जब चलता रहता है ये सब, तो टेक्निकल प्रॉब्लम है ना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय जनमंच के कार्यक्रम में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने विस्तार से हमको बताया कि कैसे जो है राष्ट्रीय जनमंच में के इस कार्यक्रम में, स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम में आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और आर्थिक लाभ भी कैसे पा सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनमंच के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।